अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पे मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर दो डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो नजर आ रही हैं। लेफ्ट साइड पे जो इमेज है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है और क्वेश्चन नंबर 3 में जो ए और बी पार्ट्स हैं उनमें जो फिगर गिवन है वो भी बनी हुई नजर आ रही है। और राइट साइड पे आप देख सकते हैं एक डिफरेंट इमेज है जिसके ऊपर हेडिंग है पैरेललोग्राम की, नीचे एक आप देख सकते हैं पैरेललोग्राम भी बना हुआ है और सबसे नीचे इसी की प्रॉपर्टीज यहां पर मेंशन की गई हैं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पैरेललोग्राम से रिलेटेड है, इसलिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पैरेललोग्राम किस तरह की ज्योमेट्रिकल फिगर होती है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज की मदद से हमने पार्ट नंबर ए में और पार्ट नंबर बी में जो अननोन्स हैं इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से। तो पैरेललोग्राम भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी 4 साइड्स हो। तो आप देख सकते हैं नीचे एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, इसकी 4 ही साइड्स हैं, 1 2 3 और 4। तो ये 4 साइड होने के साथ साथ इसमें आपको 4 वर्टिसेस भी नजर आएंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं यहां पर एक वर्टिस ए लिखा हुआ है, एक वर्टिस बी है, एक वर्टिस सी है और एक वर्टिस डी है। जहां पर भी दो लाइंस या आप कह लें दो साइड्स आकर मैच करती हैं, मीट करती हैं, वहां पर एक वर्टिस बन जाता है। तो पैरेललोग्राम एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही होता है, यानी इसकी 4 साइड्स होती है और इसमें आपको इन 4 साइड्स की जैसे 4 वर्टिसेस भी नजर आएंगे। अब हम यहां पर पहली प्रॉपर्टी को रीड करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इस सब के अलावा क्या होगी इसके अंदर कि इसी पैरेललोग्राम के अंदर जो ऑपोजिट साइड्स हुआ करेंगी वो हमेशा इक्वल लेंथ की हुआ करेंगी। अब आप नोटिस करें जो ए बी साइड है इस साइड के एग्जैक्टली ऑपोजिट बनती है इसी पैरेललोग्राम में डीसी वाली साइड। आप इन दोनों साइड्स पे देख सकते हैं इस तरह की डैशेस लगी हुई, सिंगल डैश लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये दोनों साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, एक जैसी होंगी। जितनी लेंथ ए बी की होगी उतनी ही उसकी ऑपोजिट साइड डीसी की होगी। इसी तरीके से आप नोटिस करें कि यहां पर जो इस पैरेललोग्राम की साइड एडी है इसके ऑपोजिट बनती है ये साइड बीसी। तो एडी और बीसी ऑपोजिट साइड्स हैं, इन दोनों की भी लेंथ इक्वल होंगी, इसलिए आप देख सकते हैं इन पे डबल डैश लगाए गए हैं, यानी एडी जो है बीसी के इक्वल होगी लेंथ में और जो एबी साइड है वो अपने ऑपोजिट डीसी साइड के इक्वल होगी लेंथ के अंदर। तो पैरेललोग्राम की 4 साइड्स होती है और ये जो 4 साइड्स होती है इनमें जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं लेंथ में। यहां तक हमने इसको समझ लिया। अब आप दूसरी प्रॉपर्टी देखें, लिखा हुआ है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब वो कह रहे हैं यही ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है। पैरेलल का मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, या यूं भी कह सकते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब आप ए बी वाली साइड को देखिए, इस पे इस तरह एरोहेड लगा हुआ है, आप इन साइड्स को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। हमें एक्सटेंड करना भी पड़ा करेंगी कुछ क्वेश्चन में। तो अगर मैं इसको इस तरह एक्सटेंड कर लूं, इस तरह इसकी जो ऑपोजिट साइड है डीसी, इसको भी इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लूं जो इसमें एरो लगा हुआ है। देखिए यहां पर भी एरोहेड है, यहां पर भी एरोहेड है। इसका मतलब ये दोनों जो आपके पास साइड्स हैं ये पैरेलल साइड्स हैं, ये अपनी डायरेक्शन में मूव कर रही है। देखें ये अपनी ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर आप इसको एक्सटेंड करके देखना चाहे तो ये दोनों साइड्स कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसलिए हम कहेंगे जो ए बी है वो अपने ऑपोजिट साइड डीसी के पैरेलल है। यही सेम केस एडी और बीसी का भी है, क्योंकि एडी जो है उसके ऑपोजिट बीसी साइड बनती है। आप देख सकते हैं दोनों पे डबल एरोज लगाए गए हैं, इसका मतलब है एडी वाली बीसी की पैरेलल है, ये भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। आप इनको भी इस तरह एक्सटेंड करके ऊपर नीचे बना सकते हैं, जिससे आपको और बेहतर अंदाजा होगा कि ये दोनों साइड्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस करने वाली नहीं है। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल भी होती है और ऑपोजिट साइड जो होती है एक दूसरे के पैरेलल भी होती है। थर्ड प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे लिखा हुआ है कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, जिस तरह आप देखें एक एंगल यहां ए पे बन रहा है, मैं इसको शेड भी कर रहा हूं ये वाला, तो इस ए के एग्जैक्टली ऑपोजिट ये वाला एंगल है जो सी पे बन रहा है। तो पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल हुआ करेंगे, यानी जितना ए पे एंगल बनेगा उतना ही उसके ऑपोजिट सी पे बनेगा। इसी तरीके से आप देखें जो डी है जिसको मैंने पूरा शेड किया, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट बनता है बी, तो जितना एंगल डी पे बनेगा उतना ही एंगल बी पे बनेगा। तो पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हुआ करेंगे, इक्वल हुआ करेंगे। और लास्ट प्रॉपर्टी उसमें लिखा हुआ है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट को आप इस तरह समझ लें कि दो हिस्सों में तकसीम हो जाना। तो डायगोनल्स जो हुआ करेंगे वो हमेशा बाइसेक्ट किया करेंगे एक दूसरे को। अब डायगोनल्स क्या होते हैं, जब भी दो ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं तो हमें एक डायगोनल मिलता है। जैसे देखें ए के ऑपोजिट ये सी वर्टिस है, तो ए और सी को जो मिलाया गया इस लाइन से ये एक डायगोनल है। इसी तरीके से आप देखें बी के ऑपोजिट ये डी वर्टिस है, तो बी और डी को जो मिलाया गया ये भी एक डायगोनल
है। तो ये दोनों डायगोनल्स आप देखें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। समझाने के लिए मैं इसका नाम O रख देता हूं। तो आप इस O से जो डिस्टेंस निकालेंगे A तक का या O से डिस्टेंस निकालेंगे C तक का, ये इक्वल आएगा। इसी तरीके से O का डिस्टेंस D तक का और O का डिस्टेंस B तक का भी क्या आएगा, इक्वल। यानी जब ये डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्ट करने के बाद ये बाइसेक्ट हो जाएंगे। बाइसेक्ट का मतलब जितनी लेंथ यहां पर होगी O से लेकर A तक वहीं इतनी O से लेकर C तक होगी, जितनी O से लेकर D तक होगी उतनी O से लेकर B तक होगी। इसी को हम कहेंगे हर डायगोनल के दो दो इक्वल इक्वल हिस्से हो जाएंगे, बाइसेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन तीनों जो डैशेस लगी हुई हर एक के ऊपर यही बता रहे हैं कि इनकी लेंथ है एक जैसी होगी इस सेंटर पॉइंट O से लेकर। तो डायगोनल्स जो हुआ करेंगे पैरेललोग्राम के वो इस तरह आपस में बाइसेक्ट किया करेंगे एक दूसरे को। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज थी पैरेललोग्राम में। तो उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, यानी उसके पार्ट नंबर A से। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट यहां पर लिखी हुई है वो है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे A और B पार्ट में दो डिफरेंट पैरेललोग्राम्स गिवन है। आपने इन पैरेललोग्राम्स के अंदर जो अननोन्स हैं जिनकी वैल्यूज आपको नहीं मालूम वो फाइंड आउट करके आपने दिखानी है। आप A पार्ट में देखें A डिग्री और B डिग्री दोनों एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई, इन दोनों की वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों अननोन है। इसी तरीके से आप B पार्ट में देखें C डिग्री मेंशन्ड है और D डिग्री मेंशन्ड है, ये दोनों अननोन्स है। तो B पार्ट में आपको C डिग्री और D डिग्री की वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं पार्ट नंबर A से। तो पार्ट नंबर A में सबसे पहले हम इस A डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। वो क्यों? क्योंकि ये सबसे आसान है। यहां पर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो मैंने आपको अभी समझाई है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो आप नोटिस करें जो A डिग्री है जो कि यहां C पर बन रहा है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इसके बिल्कुल सामने 106 लिखा हुआ है जो यहां पर A पे बन रहा है एंगल। यानी A डिग्री और 106 डिग्री एक दूसरे के लिहाज से इस पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं। तो इसका मतलब ये इक्वल होने चाहिए, यानी A डिग्री भी कितना होना चाहिए, 106 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो A डिग्री है वो इक्वल होगा 106 डिग्री के। तो ये देखिए आपने A डिग्री की वैल्यू पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए निकाल ली। अब आपने इस प्रॉपर्टी को मेंशन भी करना है। कैसे मेंशन करेंगे? आगे ब्रैकेट्स लगाएंगे, पहले लिखेंगे ऑपोजिट शॉर्ट फॉर्म में। तो ऑपोजिट को हम लिखा करेंगे OPP डॉट, इसका मतलब है ऑपोजिट। आगे हमने एंगल्स लिखना है, तो एंगल्स लिखने के लिए पहले एंगल का सिंबल, और एंगल्स है प्लूरल है तो आप यहां पे लगाएंगे S। ये आपका हो गया ऑपोजिट एंगल्स ऑफ, आगे ऑफ लिखेंगे। अब पैरेललोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, हम दो लाइंस लगाएंगे। ये दो लाइंस पैरेलल साइड्स को, पैरेलल लाइंस को भी आप कह लें शो करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। तो पैरेललोग्राम को भी लिखते वक्त हम यही दो लाइंस यूज करेंगे। तो ये यहां तक पढ़ा जाएगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, आगे आप जस्ट ग्राम लिख देंगे। तो ये अब आपने प्रॉपर्टी यहां पर मेंशन कर दी, क्योंकि A डिग्री और 106 डिग्री एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स थे, इसलिए आपने उनको यहां पर इक्वल रखा हुआ है। अब आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों चीजें इक्वल है, तो कंपैरिजन कर लें, डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है तो नीचे लिखी हुई चीजें यानी A और 106 भी आपस में इक्वल है। तो आप डिग्री के बगैर यूं भी लिख सकते हैं कि A किसके इक्वल है, 106 के। तो दोनों तरीकों से इसके आंसर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो A की वैल्यू तो हमारे पास आ गई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को यूज करके। अब B की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहां पर आपको D1 में जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था पुराने एडिशन में ट्रांसवर्सल से रिलेटेड, वो आपको समझना होगा। तो मैं शॉर्टली यहां पर उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं उसको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा, बिल्कुल शॉर्टली जो चीज मुझे चाहिए उतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आपको ये बता सकूं कि B डिग्री की वैल्यू यहां पर हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। तो आपने ये समझना है ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट कि अगर आपके पास दो लाइंस हो, फॉर एग्जांपल एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, मैं इनको नाम भी दे देता हूं, ये L1 है और ये L2 है, ये दो लाइंस हैं और ये दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, यानी एक दूसरे को टच ना कर रही हूं। तो अगर इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक लाइन इस तरह स्ट्रेट जो है टच करके गुजरे, एक इस पॉइंट पे, लेट्स से इसका नाम मैं रख देता हूं कोई A पॉइंट, और ये यही लाइन इस L2 लाइन को इस पॉइंट पे भी टच करके गुजर रही है, इसका नाम रख देता हूं B पॉइंट। तो यहां पे कुछ डिफरेंट एंगल्स बनते हैं और वो एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, उनके डिफरेंट नाम होते हैं। उन्हीं में से आप देखें एक एंगल यहां पर कुछ बनेगा, इसका नाम जस्ट समझाने के लिए मैं रख देता हूं एंगल 1, और इसी लाइन के ऊपर रहते हुए इस दूसरे वर्टेक्स B के ऊपर दूसरी साइड पे एक एंगल यहां पर बनेगा, इसका नाम मैं रख देता हूं एंगल 2। तो ये जो एंगल 1 और एंगल 2 बन रहे हैं एक ही लाइन के ऊपर इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान और मुख्तलिफ साइड पर, यानी ये 1 जो है इसके मिसाल के तौर पर लेफ्ट साइड पे ये जो एंगल 1 है, और इसी साइड पे आप देखें दूसरे वर्टेक्स पे राइट साइड पे एंगल 2 है। तो ये जो एंगल 1 और एंगल 2 बनेंगे इनको आप बोला करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होगा इनका नाम? इनका नाम हुआ करेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये वाला एंगल यहां पर बनने वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। इसी तरीके से एक एंगल यहां पर भी बनेगा यहां पर, और मैं इसका नाम रख देता हूं समझाने के लिए एंगल 3।
और इसी लाइन पे रहते हुए दूसरे वर्टेक्स के दूसरी साइड पे यहाँ पर भी बनेगा। इसका नाम रख देता हूँ एंगल 4। तो ये जो एंगल 3 और एंगल 4 होंगे ये भी एक दूसरे के लिहाज से अल्टरनेट इंटीरियर ही कहलाएंगे, ये भी आपस में इक्वल होंगे। इससे आपको ये चीज़ पता चल गई कि जब भी दो लाइंस पैरेलल हों और उनको इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन कट करके गुजरे तो एक ही लाइन पे रहते हुए आप कह लें दूसरी तरफ जो एंगल्स बन रहे होते हैं इन दोनों लाइंस के इनसाइड, उनको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोल रहे होते हैं। तो देखिए 1 के लिहाज से 2 आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर है और 3 के लिहाज से 4 जो है अल्टरनेट इंटीरियर है। ये ऑपोजिट साइड्स पे हुआ करेंगे, यानी अगर 3 आप देखें इस लाइन के राइट हैंड साइड पे है तो जो दूसरा इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो दूसरे वर्टेक्स के ऊपर उसके लेफ्ट साइड पे है। तो ये एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। अब कुछ केस यहीं पर ऐसा ही बनने वाला है। अगर आप इस पैरेललोग्राम को देखें तो इसकी जो BC वाली साइड है और जो AD वाली साइड है ये पैरेलल है। इसका मतलब है आप इनको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों साइड्स को एक्सटेंड कर लूँ, यहाँ से भी ऐसे और यहाँ से भी ऐसे, इसी तरह यहाँ पे भी कर लूँ इस AD या DA वाली साइड को एक्सटेंड, यहाँ से भी ऐसे और यहाँ से भी ऐसे, और ये जो बीच में डायगोनल बना हुआ है इसको भी एक्सटेंड कर लेता हूँ, यहाँ से भी ऐसे और यहाँ से भी ऐसे। तो अब आप नोटिस करें ये ट्रांसवर्सल का ही कंसेप्ट है कि ये दो लाइंस हैं एक तरह की, इसको L1 कह लें समझने के लिए, इसको L2 कह लें, और ये वो ट्रांसवर्सल है। जिस तरह यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल थी, यहाँ पर ये वो ट्रांसवर्सल है। और इस ट्रांसवर्सल में देखें आप एक एंगल यहाँ पर बन रहा है जो कि 48 डिग्री है और इसी लाइन पे रहते हुए दूसरे वर्टेक्स पे ऑपोजिट साइड पे एक एंगल B बन रहा है। तो ऐसे एंगल जो एक ही इस तरह लाइन के ऊपर मौजूद हो, इन दोनों लाइंस L1 और L2 के दरमियान में आ रहे हों, एक राइट पे बन रहा हो उसी लाइन के, एक लेफ्ट पे बन रहा हो, अलग अलग वर्टेक्स पे हो, इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोला जाता है। यानी जो 48 डिग्री बन रहा है ये बेसिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है किसका? B का, या यूं भी कह सकते हैं B डिग्री जो है 48 का क्या बनता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जस्ट ओरिएंटेशन का फर्क हुआ है कि यहाँ पर ये इस तरह ड्रॉ की हुई है, यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर को टिल्ट किया गया, थोड़ा सा आप कह लें अलग तरीके से अलग ओरिएंटेशन में ड्रॉ किया हुआ है, अदरवाइज हैं ये ट्रांसवर्सली। तो इसका मतलब 48 डिग्री और B डिग्री क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ट्रांसवर्सल की के लिहाज से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो आप जस्ट यहां पे लिखेंगे कि जो B डिग्री है वो इक्वल होगा 48 डिग्री के, और आगे रीजन को क्या लिखेंगे कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आप यहां पे लिखेंगे अल्टरनेट को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ALT, आगे डॉट, इसका मतलब हो गया अल्टरनेट, आगे इंटीरियर आप इसको लिख दें INT। ठीक है, आप यहां तक लिख देंगे, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हो गया एंगल्स। और ये जाहिर बात है किसी दो पैरेलल लाइंस के दरमियान बन रहे होंगे तो आपने उन पैरेलल लाइंस को लाजमी मेंशन करना है। तो वो दोनों पैरेलल लाइंस कौन सी है? जिससे एक तो ये वाली है A से लेकर D तक, इस पर आप देखें एरो लगा हुआ है AD, आप इसको पढ़ लें, और एक ये वाली है इस पर भी एरो लगा हुआ है B से लेकर C तक, तो आप इसको BC पढ़ लें। तो ये AD और BC पैरेलल लाइंस के दरमियान बने, तो आप इसको यहां पर लिखेंगे AD। आगे पैरेलल लाइंस के लिए ये वाला ही अगेन सिंबल यूज करेंगे, पैरेलल टू BC, यानी AD और BC जो पैरेलल लाइंस हैं उनके दरमियान ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। B डिग्री और 48 इसलिए ये आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे आप देखें आपने B डिग्री को भी फाइंड आउट कर लिया 48, और इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि B जस्ट किसके इक्वल है? 48 के, यानी डिग्री के बगैर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर डिग्री को डिग्री के लिहाज से कंपेयर कर ली जाए कि डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है तो नीचे लिखी हुई चीज़ें भी इक्वल होती हैं, तो आप जस्ट ये भी लिख सकते हैं कि B जो है वो 48 के इक्वल है। तो ये आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट याद रखना है कि दो पैरेलल लाइंस हों, उनको इस तरह एक लाइन क्रॉस करके गुजर रही हो दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, तो ये वाले एंगल्स जो मैंने यहाँ पर बनाकर दिखाए ये आपस में इक्वल होते हैं और इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, और यही मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो यहाँ पर हमारा A पार्ट फिनिश हुआ, A का आंसर आ गया 106 और B का आंसर आ गया 48। अब हम स्टार्ट करते हैं B पार्ट को। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर B को। तो पार्ट नंबर B में ये C डिग्री जो है ये अननोन है और D डिग्री अननोन है, इन दोनों की वैल्यूज को आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। अब यहाँ पर भी आप A पार्ट में जो हमने इंटीरियर एंगल्स यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट सीखा है, उन एंगल्स के बारे में जाना है, वही हमने यूज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन जो साइड्स हैं इनको एक्सटेंड करेंगे, और ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है। अक्सर ज्योमेट्री के अंदर इस तरह के कोर्सेज आते हैं, वहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, यानी खुद से कुछ डॉटेड लाइन्स बनानी पड़ती हैं, एक्सटेंड करनी पड़ती हैं, ताकि आपके पास जो चीज़ें अननोन हैं आप उनको इजीली फाइंड आउट कर पाएं। तो आप देखें जो AB साइड है और DC साइड है ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इनके ऊपर एरो हेड्स भी लगे हुए हैं। तो आप इनको एक्सटेंड कर लें, जिस तरह मैं यहाँ से कह लेता हूँ कि ये मैंने AB वाली साइड को एक्सटेंड कर लिया, और इसी तरीके से यहाँ पर मैं इस DC वाली साइड को भी इसी डायरेक्शन में जिसमें एरोज लगे हुए एक्सटेंड कर लिया। अब आप देखें A से लेके जो D तक की साइड थी आप इसको भी एक्सटेंड कर लें, यहाँ पे भी एरो हेड लगा हुआ है, आप इसको इस तरीके से इधर एक्सटेंड कर लें और इसको इस तरीके से इधर एक्सटेंड कर लें। तो अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर दोबारा बताता हूँ कि अगर आपके पास दो लाइन्स हो, जिस तरह एक लाइन ये L1 एक लाइन L2, ये पैरेलल लाइंस हो और एक स्ट्रेट लाइन इनको इस तरह क्रॉस करके गुजर रही हो, तो
तो यहाँ पर एक इस पॉइंट पे क्रॉस करके गुजर रही है L1 को, इसको A कह देता हूँ, एक इस पॉइंट पे ये लाइन टच कर रही है L2 को, इसको B कह देता हूँ। तो जो एंगल यहाँ पर बनेगा, फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी हो सकता है, उतना ही एंगल यहाँ पर बन रहा होगा और इन एंगल्स को हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एंगल 1 है तो यहाँ पे एंगल 2 है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल ही होंगे, यानी एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल ही होंगे और इनका नाम होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब आप इसी चीज को यहाँ पर देखें कि आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ये L1 और एक ये L2, इन पे एरो हेड्स भी लगे हुए हैं और ये एक वो स्ट्रेट लाइन है जिसको मैंने डॉटेड लाइन से एक्सटेंड किया हुआ है, जो कि मैं सॉलिड कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये आप देखें दोनों लाइंस को क्रॉस करके गुजर रही है, एक इस D पॉइंट पर, एक इस A पॉइंट पर। तो आप देखें एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह यहाँ पे 1 बन रहा था, और इसका मतलब जितना एंगल यहां पर बन रहा है वो इक्वल होगा उतने एंगल के जो यहां पर बनेगा। तो अगर यहां पर 5C बन रहा है तो इसका मतलब यहां पर भी मैं खुद से लिख सकता हूं, यहां पर भी क्या बनेगा, 5C डिग्री बनेगा, और ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जिस तरह देखें यहां पर एंगल 1 था तो यहां पे कोई एंगल 2 बना, ये दोनों आपस में क्या थे, इक्वल। तो अगर यहां पे 5C बना तो इसी लाइन पर रहते हुए उसके दूसरी साइड पर और दूसरे वर्टेक्स के आपके पास जो एंगल बनेगा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। तो अब आप देखिए मैंने खुद से यहां पर 5C लिख दिया। अब इसको लिखने से फायदा क्या होगा कि ये जो पूरी एक लाइन है स्ट्रेट, इस A से लेके B तक, आप देखें इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स आपको मिल गए, एक 5C और एक 4C, और ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है क्योंकि ये एक ही पॉइंट के साथ कनेक्टेड है और इनके दरमियान ये कॉमन साइड AD है। तो ऐसे एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे हो, उनके दरमियान एक ही कॉमन लाइन या कॉमन साइड मौजूद हो, एक ही पॉइंट के साथ कनेक्टेड हो, उनका सम हमेशा 180 के इक्वल आता है। तो अगर आप 5C और 4C को ऐड कर लेंगे तो ये 180 के इक्वल आने चाहिए, और इसी प्रॉपर्टी को यूज करके, जिसको हम एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन कहते हैं, आसानी से हम C की वैल्यू बता सकते हैं। तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे जो 5C डिग्री है और ये जो 4C डिग्री है, इन दोनों को ऐड करके आंसर किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के। अब ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको भी समझाई हैं ये आपको यहाँ पर मेंशन भी करनी पड़ेंगी। एक तो आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट यूज किया तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अल्टरनेट, ALT शॉर्ट फॉर्म है, इंटीरियर INT ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है, एंगल्स, ये एंगल्स हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान बन रहे होते हैं। यहाँ पे वो दोनों पैरेलल लाइंस कौन सी है वो आपने यहाँ पर देख लेनी है। जैसे देखें ये AB पैरेलल लाइन है जिसको हमने एक्सटेंड किया था, और यहाँ से DC पैरेलल लाइन है इसको हमने एक्सटेंड किया था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे AB पैरेलल टू DC, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, AB पैरेलल टू DC। ये वाला सिंबल आपको बता चुका हूँ, पैरेलल के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया AB पैरेलल टू DC। और इसके अलावा मैंने एक प्रॉपर्टी और भी यूज की है क्योंकि 5C और 4C एडजेसेंट एंगल्स है स्ट्रेट लाइन के, तो इसलिए अब यहाँ पे ये भी लिखेंगे ADJ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं STR डॉट लाइन। ये दोनों प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर यूज की हैं। अब आप इस चीज को आगे सॉल्व कर लें तो 5C डिग्री और 4C डिग्री को सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों में सेम लेटर आ रहा है। तो 5 + 4 करें कितना होता है 9, आगे C डिग्री वैसे का वैसे यानी 9C डिग्री हो गया, और 180 डिग्री वैसे का वैसे। अब 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे तो ये 180 डिग्री को जाकर डिवाइड करेगा, यानी 180 डिग्री के नीचे लिखा जाएगा। अब ये बड़ा आसान है, 9 1 टाइम्स 9 होता है, 9 को 20 टाइम्स करें तो 180 डिग्री आता है। तो C डिग्री का हमारे पास आंसर आ गया 20 डिग्री, यानी C की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। और इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्योंकि डिग्री को डिग्री के लिहाज से कंपेयर कर लें, दोनों चीजें इक्वल है तो डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है, तो नीचे लिखी हुई चीजें भी आपस में इक्वल होंगी, यानी C जो है वो 20 के इक्वल आ गया। दोनों तरीकों से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये चीज तो फाइंड आउट कर ली। अब मैं यहाँ से थोड़ी सी वर्किंग जो है रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको बाकी चीज समझाना बड़े आसान हो। तो C हमने फाइंड आउट कर लिया, अब रह गया जस्ट D, और वो आप बड़ी आसानी से बड़ी इजीली आप कह कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे, आप नोटिस करें जो A पे एंगल बन रहा है वो 4C डिग्री है, इसमें C लिखा हुआ है, तो इस एंगल के एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या मौजूद है 2D डिग्री। और मैंने आपको अभी समझाया है कि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये 4C जो है 2D डिग्री के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 4C डिग्री है वो बेसिकली इक्वल होना चाहिए 2D डिग्री के। और आगे रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, जिसको आप इस तरह मेंशन करेंगे, ऊपर भी बताया था ए पार्ट में, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इस तरह आप इसको मेंशन कर देंगे। अब आप देखिए C की वैल्यू तो आप अभी फाइंड आउट कर चुके हैं, वो कितनी थी 20, तो जस्ट C की वैल्यू यहाँ पर 20 पुट कर दें, तो आप लिखेंगे 4C की जगह पर 20 डिग्री, आगे 2 वैसे ही और D डिग्री भी वैसे का वैसे ही। अब इनको सॉल्व कर लें फर्दर, 420 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 80 डिग्री इज इक्वल टू 2 और आगे D डिग्री। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इक्वलिटी साइन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो जो चीज एक तरफ मल्टीप्लाई आ रही हो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करती है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। आप दोनों साइड्स पर 2 को डिवाइड भी करवा सकते हैं तो भी आपको आंसर यही मिलेगा, यही स्टेप आपके पास आएगा। तो फर्दर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2 1 टाइम्स
240 टाइम्स। तो d डिग्री का आंसर कितना आ गया 40 डिग्री। इसका मतलब d की वैल्यू आ गई 40 डिग्री, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। और आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो कंपैरिजन कर लें, डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है तो d जस्ट 40 के इक्वल हुआ, यानी डिग्री के जो नीचे लिखी हुई चीजें हैं वो भी फिर आपस में इक्वल हुई। तो आप डिग्री के बगैर जस्ट d को 40 भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए हमने c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और d की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, और इसमें हमने ट्रांसवर्सल का जो है कंसेप्ट वो यूज किया है। ये मैं ओल्ड एडिशन में चैप्टर नंबर 11 में आई थिंक सो समझा चुका हूँ, या 10 में, इन दोनों में से आपको किसी एक चैप्टर में आसानी से मिल जाएगा। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, इन्हीं की मदद से आप ये दोनों पार्ट्स को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये दोनों चीजें क्लियर होगी होंगी। तो यहाँ हमारे पास ये दोनों पार्ट फिनिश हुए। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।